हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो बिफोर स्टार्टिंग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्लीज़ आप डॉबरनियर और न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाला वीडियो भी देखिए। ये राइट हैंड साइड पे वीडियो के ऊपर आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे ही आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए और बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको जो भी मैं इसके आगे सीक्वेंस में जो मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी तो आपको उसका अलर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव का जो कंप्लीट नेम है इट इज़ डिमिट्री मेंडलीव, इनकी कंट्री है रशिया। और जिस पीरियड में इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया और उस पर वर्क किया, सो दिस इज द पीरियड 1869 टू 1872। तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया वो क्या था और क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, तो थोड़ा वो देखेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो टोटल कितने एलिमेंट्स थे तब। तो मेंडलीव ने जो अरेंज किए वो 63 एलिमेंट्स अरेंज किए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स अरेंज किए स्टूडेंट? 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और ये जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट किस पे बेस्ड था? इट वाज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट की, वो उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को माना। तो जो अरेंजमेंट था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। तो उन्होंने बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज एटॉमिक मास। मतलब ये बेस था क्लासिफिकेशन के लिए, इट वाज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के अभी क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का? मतलब है कि जो अरेंजमेंट था, जो सीक्वेंस थी, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, लेकिन जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था उस पे उन्होंने एटॉमिक मास तो बेस हो गया, लेकिन ग्रुपिंग कैसे करना है, कैसे किस सेक्शन में किस ग्रुप में हमको एलिमेंट्स को रखना है, वो किया उन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो ये भी आप लिख सकते हो कि उन्होंने ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कंसीडर किया उन्होंने, डेंसिटी कंसीडर किया। ठीक है, इस सब पे बेस्ड था। और उन्होंने देखा कि जिन केमिकल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैच होती हैं वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होती है वो प्रॉपर्टी। तो बिकॉज ऑफ दैट रिपीटेशन उन्होंने फिर एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और एक और उन्होंने बेस बनाया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो जो भी ग्रुप था एलिमेंट का वो अभी हम देखेंगे, टेबल में चेक करके देखेंगे। तो जो भी ग्रुप उन्होंने एलिमेंट का अरेंज किया ग्रुप में, वो जो अरेंजमेंट था उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्होंने बनाया कि अगर एक ग्रुप एक फैमिली के एलिमेंट्स हैं तो उनका हाइड्राइड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका ऑक्साइड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो लिथियम, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्राइड्स के साथ H इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये मिलके LiH जैसा कंपाउंड ही बनाने वाला है। सेम वे यही फैमिली का सोडियम भी है, तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। अभी हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, बस वैलेंसी देख रहे हैं। और हाइड्राइड भी 1 है। तो ये दोनों मिलके जो बनाएंगे कंपाउंड वो एक फैमिली के एक जैसे कंपाउंड दिखेंगे। ठीक है, तो अब यही हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर हम सेकंड ग्रुप, ये तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हम एल्कली की बात कर रहे हैं। इसी का एग्जांपल अगर हम सेकंड ग्रुप के लिए लेते हैं तो हम बेरिलियम ले लो, मैग्नीशियम ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो बेरिलियम में सपोज तो बेरिलियम 2 होता है इसका वैलेंसी, एंड हाइड्रोजन इज 1। सेम वे Mg is 2, हाइड्रोजन इज 1। तो क्रिस क्रॉस में 2 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा, Be1 एंड H2। ऐसे ही Mg का 2 इधर आएगा, इसका 1 इधर जाएगा। तो दिस इज, तो ये एक फैमिली है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इनका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो एक जैसा होगा। दिस इज सेकेंड ग्रुप।
ऐसे ही हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके ऑक्साइड्स एक जैसे बनेंगे, इसके ऑक्साइड्स एक जैसे बनेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। इसके ऑक्साइड बनेगा जैसे Na1 है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी है, क्रिस क्रॉस में ये बनाएगा Na2O। लेकिन अगर मैग्नीशियम हम सेकंड की बात करते हैं ग्रुप की, तो इसकी वैलेंसी 2 है। देखिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस ऐड नहीं कर रही हूँ, आप ध्यान दे रहे हैं ना। इसको हम वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, जहां पे हम प्लस माइनस साइन से हमको ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर हम साइंस पुट करते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने कन्वीनियंस के लिए आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लिख सकते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, -1 होगा। ठीक है, आप पुट कर सकते हैं साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम +1 होगा, ये माइनस होगा, +2 होगा। तो ये जो बनाएगा इट विल फॉर्म MgO। सेम वे BeO बनाएगा, सेम वे CaO बनाएगा, कैल्शियम एंड सो ऑन, BaO बेरियम बनाएगा। तो ये जो सेकंड ग्रुप है, ये फैमिली अलग तरीके से ऑक्साइड्स बना रही है। अगर ये वाली फैमिली है, ये अलग तरीके से ऑक्साइड्स बना रही है, ये हाइड्राइड्स अलग तरीके से बनाती है, और ये हाइड्राइड डिफरेंट वे से बना रही है। तो ये भी एक मेन बेसिस था एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करने के लिए। ठीक है, अब मेन स्टेटमेंट आता है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है। तो क्या बताया, मेंडलीफ ने बताया कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो रिपीट करती हैं खुद को। तो ये जो रिपीटेशन होता है ये डेफिनेट इंटरवल के बाद होता है। तो डेफिनेट इंटरवल के बाद होता है और ये फिर एक लॉ स्टेट करता है। तो उस लॉ को भी आप लिख लीजिए नोट्स में। मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, जब वीडियो स्टार्ट होता है तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप नोट नहीं बना सकते, मीन्स अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अभी अवेलेबल नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप पॉज करके नोट्स बनाइए मेरे साथ में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, तो जो लॉ क्या सजेस्ट करती है, लॉ क्या स्टेट करती है, लॉ कहती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ elements are periodic function of their atomic masses। ठीक है, समझते हैं इसको। तो मेंडलीफ ने कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि वो एक टाइम के बाद रिपीट करेंगे खुद को। क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है। कौन पीरियोडिक फंक्शन होता है, कौन रिपीट करता है खुद को? रिपीटेशन किसका होता है? प्रॉपर्टीज का, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। ठीक है, और वो पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियोडिकली खुद को रिपीट कर रही है। कैसे रिपीट कर रही है वो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं। लेकिन बेस्ड जब हम, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है एटॉमिक मासेस, मींस एटॉमिक मास फिर से रिपीट होके आ रहे हैं। तो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको याद करेंगे। चलिए अब मेंडलीफ टेबल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं कि क्या टेबल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एक बार मैं आपको इससे बता देती हूँ, आइडिया आ जाएगा, उसके बाद हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं, आप टेबल में देख रहे हैं, टेबल में आपको दिखाई दे रहा है देयर आर 7 पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स आप देखेंगे। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 कॉलम्स, 8 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ग्रुप्स आप कैसे देख रहे हैं? ग्रुप्स रोमन न्यूमरल्स में लिखे हैं और एंड में एकदम टेबल के ये 0 आपका ग्रुप है। 0 ग्रुप ये बाद में ऐड किया, अराउंड 100 ईयर्स के बाद जब नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुई तो उसके बाद इसको ऐड किया। ये मेंडलीफ के एक तरीके से पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस में भी आता है। क्यों एडवांटेजेस में आता है? क्योंकि मेंडलीफ ने 0 ग्रुप को एकदम बाहर, एकदम कॉर्नर पे रखा, जिससे कि बीच की टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है, अब आप ये पूरी टेबल में हम कुछ चीजें देखेंगे जो कि डिफरेंट है। ये तो हमने डिस्कस किया इससे पहले कि प्रॉपर्टीज आपके हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के बेसिस पे क्या प्रॉपर्टीज है। तो आप देख रहे हो ऑक्साइड्स, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स कैसे हैं, ऐसे बनाएंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया था। सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड्स ये बनाएंगे। आप स्टार्टिंग के 2-2 ऑक्साइड 2-2 हाइड्राइड लेके खुद से बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो
ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेसिस पे है। दिस इज सिंपल बिकॉज ऑफ वैलेंसी। आप देखिए ना, जैसे आपने सोडियम लिया तो सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, क्रिस क्रॉस करके ये बनाएगा Na2O। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो ये बनाएगा MgO। अगर आप थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में एल्यूमिनियम बोरॉन, ये इनकी वैलेंसी है +3, तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा Al2O3। सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा CO2, ठीक है, एंड सो ऑन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या बनाता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। तो ये ऐसे करके एलिमेंट्स उन्होंने बताया कि ऑक्साइड एंड हाइड्राइड अगर एक ही फैमिली है तो उनके जो मेन एक जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला। और क्या आप देख रहे हैं, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि मेंडलीफ ने ही डिवाइडेड ईच ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू सेवंथ, एट्थ नहीं, फर्स्ट टू सेवंथ जो ग्रुप है उन्होंने इन ग्रुप्स को डिवाइड किया 2 सब ग्रुप्स में। कौन से सब ग्रुप्स हैं वो है A और B। आप देख रहे हो यहां से, ये A हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है यहां तक। और B सब ग्रुप स्टार्ट होगा 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सेम वे जब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में भी सेकंड A क्या है, सेकंड A एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इसका ही जो B सब ग्रुप है वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। सेम वे थर्ड है, थर्ड का भी AB है, फोर्थ का भी AB है, फिफ्थ का भी AB है, सिक्स का भी और सेवंथ का भी A एंड B ग्रुप्स हैं। जो एट्थ ग्रुप है, एट्थ ग्रुप में कोई डिवीजन नहीं है इस तरीके का। तो एट्थ ग्रुप में क्या किया है कि 3 एलिमेंट्स को लेके कलेक्टिवली इनको एक साथ रखा है। आयरन को बॉन्ड निकल एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, एक साथ रखा है, ये रखा है, ये सब एक साथ रखा है। नोबल गैसेस मेंडलीफ ने नहीं रखी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई हैं, इसलिए इसको हम इस टेबल के साथ नहीं पढ़ेंगे अभी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है फीचर टेबल का। अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि यही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों में हेल्प करेगा समझने के लिए टेबल, ठीक है। तो इतना ये कैरेक्टरिस्टिक थे टेबल के। उसके बाद हम एडवांटेजेस या अचीवमेंट अगर बोलें तो लिखने से पहले इसको समझते हैं। अचीवमेंट्स को हम देखेंगे। ओके चलिए पहले क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके वो लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे आप कि देखो फर्स्ट क्या लगा आपको कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वाज 7 periods, there are 7 periods and 8 groups। तो 7 periods होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कैसे हैं, ये हैं रोमन न्यूमरल्स में। जो 8 कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स जो हैं ये हैं रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए। 1 2 3 ऐसे लिखे हैं ये, एंड 8th तक है, ठीक है। फर्स्ट से लेके और 7th तक जो पीरियड्स हैं इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो पीरियड, ये जो आपके कॉलम्स हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। ये 2 सब ग्रुप में इनको डिवाइड किया हुआ है और इनका जो डिवीजन है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज है। कैसे बेसिस है प्रॉपर्टी का कि अगर आप फर्स्ट ए को चेक करते हैं और अगर आप सेकंड, चलिए पहले फर्स्ट ए फर्स्ट बी को चेक करते हैं। अगर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को आप चेक करते हैं तो जो फर्स्ट ए आप देखेंगे, फर्स्ट ए जो लेफ्ट हैंड साइड में देखा था हमने इस तरफ, ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। एल्कली, एल्केलाइन और आपके ये कैल्कोजन, हेलोजन जो ए में आते हैं आपके सारे। फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं हम, तो एल्कली की बात करेंगे। दीज आर नॉर्मल कैसे एलिमेंट्स हैं, ए वाले सेक्शन में कैसे एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और इनको रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बी में कैसे एलिमेंट्स हैं, बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बी में आपने देखा ये देखो अब ये आपके डिसएडवांटेजेस में भी आ जाएगा, ठीक है।
ये एडवांटेजेस में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं आप इसको कि एटलीस्ट उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा है, लेकिन उनको मालूम था, उन्होंने उस ग्रुप को सेपरेट किया है 2 सब ग्रुप्स में ए बी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं एलिमेंट्स की। और यही डिसएडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं कि जब अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो साथ में क्यों रखा। ठीक है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स बन जाते हैं इसके। तो ये अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं। अब जब हम 8th की बात करते हैं कि फिर 8th में क्या है, दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, 8th में अगर हम देखते हैं तो 8th है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और जो 8th, चलिए मैं 8th यहां पे लिख देती हूं। जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में आते हैं और 21 स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन, अब जो 8th जो ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? वो पीरियड से स्टार्ट होते हैं 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, ये इनके पीरियड्स होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक था? नो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड, तो उनके लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं था इसमें, तो लिख देते हैं नो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड, तो सेपरेट ग्रुप नहीं था उनके लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके साथ ही जो हमने डिस्क्राइब फीचर्स डिस्क्राइब किए, तो फीचर्स के साथ हम इसके एडवांटेजेस या अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम टेबल से मैच करेंगे। तो एडवांटेजेस, चलिए 1 बाय 1 लिखते हैं। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज की बात करेंगे तो फर्स्ट एडवांटेज है कि उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। कैसे? पीरियोडिक टेबल में चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे कि कोबाल्ट एंड निकल का पेयर देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कोबाल्ट और निकल को, और ये आपको लर्न भी करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट एंड निकल का पेयरिंग देखते हैं, तो क्योंकि एटॉमिक फंडामेंटल जो बेसिस था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे था, तो अब यहां पे देखेंगे तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का तो ज्यादा है, इट इज अराउंड 60, और निकल का कम है 58.7। लेकिन क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी आपका रोडियम और इरिडियम से मैच करती है, तो कोबाल्ट को उन्होंने पहले रखा निकल से, क्योंकि अगर कोबाल्ट को यहाँ पे रखते और स्ट्रिक्टली वो एटॉमिक मास के बेसिस को फॉलो करते तो फिर तो ये तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे निकल आता, यहाँ पे कोबाल्ट आता, तो रॉन्ग हो जाता। लेकिन उन्होंने जो प्रॉपर्टीज, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक तरीके से प्रेफरेंस दिया। ठीक है, उन्होंने प्रेफरेंस दिया एटॉमिक मास पे बेस्ड। उन्होंने लिटरली ऐसे ही नहीं लिख दिया, उन्होंने देखा कि नहीं ये यहीं पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए, भले ही इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रोडियम से मैच करती है और इरिडियम से मैच करती है, इसलिए। सेम वे निकल को यहाँ पे रहने दिया, यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि निकल की प्रॉपर्टी लेड से मैच करती है और प्लेटिनम से मैच करती है। ठीक, ये था। सेम वे अगर एक और देखते हैं हम यहाँ पे, सेम वे आप, हाँ यहाँ पे भी देख रहे हैं आप टेल्यूरियम और इंडियम को, यहाँ पे देखिए, तो टेल्यूरियम भी ज्यादा एटॉमिक मास है, तो ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, जबकि बाद में होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए और आयोडीन इधर होना चाहिए, लेकिन टेल्यूरियम को उन्होंने पहले लिखा है। क्यों लिखा टेल्यूरियम को पहले? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैल्कोजेंस ऑक्सीजन फैमिली से मैच करती है, ना कि हैलोजन फैमिली से, या आपके ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम ये मैच करते हैं आपस में, तो इन्होंने यहाँ पे इसको रखा, सॉरी आयोडीन, ठीक है, तो आयोडीन को यहाँ पे रखा। तो आयोडीन हैलोजन से मैच करता है, तो इन्होंने इसको हैलोजन फैमिली के साथ रखा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि टेल्यूरियम एंड आयोडीन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके पेयर को इनके ग्रुप की प्रॉपर्टीज से मैच करते हुए उन्होंने चेंज नहीं किया, पोजिशन को चेंज नहीं किया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। और फिर नेक्स्ट जो हम सेकंड पे अगर आते हैं तो उसको देखते हैं कि सेकंड में एटॉमिक मासेस का करेक्शन किया, वो हम लिख के करते हैं। तो फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कि फर्स्ट में उन्होंने क्या किया है, ग्रुपिंग। फर्स्ट एडवांटेज है ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट,
elements. For example, cobalt and nickel. Cobalt was 58.93, nickel was 58.71. क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रोडियम और इरिडियम से मैच करती है तो ये फैमिली में रहने दिया, और इसकी लेड एंड प्लेटिनम से मैच करती है तो इसको ऐसे उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, रहने दिया. सेकंड, अगर हम बात करें तो ग्रुपिंग, फिर से सिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया इन्होंने. हम टेल्यूरियम और आयोडीन की बात करते हैं अगर, तो टेल्यूरियम इज 127.6, आयोडीन 127 है. तो आयोडीन पहले होना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आयोडीन हैलोजन फैमिली को बिलोंग करता है ये, ठीक है, 7th A को बिलोंग करता है तो इन्होंने 7th A में रहने दिया, और ये 6th को बिलोंग करता है तो इसको 6 में रहने दिया. तो एक एग्जाम्पल ये है इसका, एक एग्जाम्पल ये है इसका. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो करेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, कैसे एलिमेंट्स का इसका करेक्शन किया. तो नंबर 2, करेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का. करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. अब कैसे करेक्ट किया कि पहले क्या कंसीडर किया था कि जो बेरिलियम का एटॉमिक मास है दैट इज 13.5, और 13.5 कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट मास. 13.5 कैसे किया था कंसीडर? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट मास. ठीक है, इक्विवेलेंट मास इसका होता है 4.5. और फिर इक्विवेलेंट मास से और एटॉमिक मास का क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी. तो इसका मतलब वैलेंसी रॉन्ग कैलकुलेट की थी, तो इक्विवेलेंट मास तो इतना है, और वैलेंसी बेरिलियम की 3 मानी, इसीलिए तो 13.5 एटॉमिक मास आया था. दिस इज रॉन्ग. बेरिलियम किस में? सेकंड ग्रुप में, इसकी वैलेंसी होती है 2. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेंडलीफ ने उसको करेक्ट किया. मेंडलीफ ने बताया कि ये वाला जो है ये रॉन्ग है, ये जो वैलेंसी है ये वाली वैलेंसी, ये वैलेंसी रॉन्ग है, इसकी करेक्ट वैलेंसी है 2. तो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट वैलेंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो तब तो इसका सही आएगा 2, तो तब आ जाएगा ये करेक्ट है. ठीक है, तो तब आ जाएगा 9. तो ये वाला ये करेक्ट है, इट वॉज राइट, ये वाला करेक्ट है. ठीक है, तो वैलेंसी के करेक्शन से जो एटॉमिक मास है उसका करेक्शन हो गया. तो एटॉमिक मास में करेक्शन का ये एग्जांपल है. आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर एटॉमिक मास बेरिलियम का 13.5 होता तो तब तो इसका मतलब उसको कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए बेरिलियम को, लेकिन ऐसा नहीं है. बेरिलियम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो नहीं रहता. ठीक है, तो ये रॉन्ग था, तो मेंडलीफ ने इसको करेक्ट किया. तो अभी देखो करेक्ट किया तो एग्जैक्टली लिथियम और बोरॉन के बीच में रिसाइड करता है बेरिलियम 9.0. दिस इज करेक्ट. सेम वे बहुत सारे एटॉमिक मासेस को इन्होंने और देख लेते हैं. एक एग्जांपल ये लिया है हमने, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए, गोल्ड एंड प्लेटिनम में गोल्ड इज 196.2 और प्लेटिनम 196.7. ठीक है, तो प्लेटिनम एक्चुअली 195 है और गोल्ड 197. तो इसका भी ऐसे ही करेक्शन किया है. एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हम. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताती हूँ कैसे है ये. अगर आप प्लेटिनम को देखते हैं, देखो यहाँ पे देखिए प्लेटिनम कितना है? 195 है ना प्लेटिनम. तो प्लेटिनम 195 इधर आता है, और तब यहाँ पे इधर से जाके और फिर यहाँ पे गोल्ड आता है 197 है, अराउंड 196.9 मतलब 197. तो गोल्ड कितना है? 197. और ये करेक्ट है. अगर गोल्ड का जो एटॉमिक मास है अगर वो 197 मतलब यहाँ पे होता, इसका मतलब गोल्ड इस फैमिली के साथ नहीं आता, कॉइनेज फैमिली है ना, जबकि ये करेक्ट है. कॉपर सिल्वर गोल्ड ये एक साथ आते हैं ऐसे. ठीक है, तो गोल्ड फिर इधर हो जाता है, इसका मतलब वो रॉन्ग था. तो उन्होंने गोल्ड का भी जो एटॉमिक मास है उसमें करेक्शन किया. तो एक ये भी करेक्शन था. इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
इस पे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है और इस पे क्वेश्चन भी बनता है। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो न्यू एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए, कैसे प्रिडिक्ट किए मेंडलीफ ने? तो मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़े और उन्होंने बताया कि ये जो गैप हैं इन फ्यूचर यही प्रॉपर्टी के एलिमेंट होने चाहिए और जब भी वो डिस्कवर होंगे तो उन गैप में ये फिट हो जाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपको गैप दिखाई देगा। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट किया कि एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे एक अगर डिस्कवर एलिमेंट होता है तो इन दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में, एल्यूमिनियम और इंडियम की प्रॉपर्टी के बीच में यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने उसका एक नाम भी दिया, उसको बोला ए का एल्यूमिनियम। ए का जो टर्म है वो संस्कृत से लिया है, उसका मतलब होता है फर्स्ट। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बताई मेंडलीफ ने एलिमेंट की कि एक यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, उसका नाम उन्होंने, मेंडलीफ ने इसका नाम ए का एल्यूमिनियम दिया। तो क्वेश्चन भी आता है इस पे कि व्हाट इज ए का एल्यूमिनियम? ए का एल्यूमिनियम इज गैलियम। सेम वे ए का बोरॉन वाज स्कैंडियम, Sc। तो यहाँ पे स्कैंडियम है और यहाँ पे गैलियम। आप एक और गैप देख रहे हैं यहाँ पे सिलिकॉन के नीचे, तो ए का सिलिकॉन मेंडलीफ ने कहा जर्मेनियम के लिए, Ge। तो ये मेंडलीफ ने प्रिडिक्शंस दिए कुछ एलिमेंट्स के, तो ये लिख लेते हैं हम। तो प्रिडिक्ट किया फॉर स्कैंडियम, नेम वाज एका बोरॉन। एका बोरॉन इज नाउ स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम is now gallium and eka silicon is now germanium। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन थे न्यू एलिमेंट्स के। तो ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि मीन्स है कि ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एक ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। एक और था कि पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। तो पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, उन्होंने लास्ट कॉलम को रिजर्व किया फॉर फर्दर डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट। और उनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं कि वो एंड में ही आते हैं, है ना। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। The position of noble gases, उन्होंने एक आपके he placed in the last corner of periodic table without disturbing existing order of the element। जब noble gases discover हुई तो end of the periodic table में उसको add कर दिया। तो अब हम start करेंगे limitations of Mendeleev table। तो limitations में भी ये भी examination point of view से important है और बहुत easy भी है समझने के लिए। तो लिमिटेशंस में हम देखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनोमलस का मतलब होता है कि जब डिसाइडेड ना हो, जो चीज डिसाइडेड नहीं है और कंफ्यूज्ड पोजीशन है हाइड्रोजन की। क्यों है ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो ये एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं और हम किसी एल्कली मेटल, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी जैसे एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके प्लस मोनोवेलेंट आयंस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी ऐसे ही करता है। हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन HCl देता है, सेम वे एल्कली मेटल्स NaCl देते हैं। ऑक्सीजन के साथ ये वाटर H2O जैसा कंपाउंड बनाता है, तो एल्कली मेटल्स भी Na2O जैसे कंपाउंड बनाते हैं। सेम वे ये सल्फाइड्स बनाते हैं ऐसे, तो एल्कली मेटल्स भी सल्फाइड्स बनाते हैं, तो रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज से। लेकिन हाइड्रोजन हैलोजन से भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है। जैसे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्राइड बनाता है, इसको हाइड्राइड कहते हैं। सेम वे हैलोजेंस भी ऐसा करते हैं, ठीक है, वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। और कार्बन के साथ जैसे ये कंपाउंड बनाता है, वैसे ही कार्बन के साथ हैलोजेंस भी बनाते हैं, ठीक है। मेटल्स के साथ जैसे ये हाइड्राइड बनाता है, मींस आयनिक कंपाउंड बनाता है Na+H- जैसा, तो ये भी बनाते हैं Na+Cl-। और ये भी आपके ये भी
H2 डाई एटॉमिक गैस है और Cl भी डाई एटॉमिक गैस है। तो ये रिजेंबल करती हैं प्रॉपर्टीज इनकी। तो ये एक लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीफ ने क्या किया, उनको एल्कली मेटल्स के ऊपर पोजीशन प्रोवाइड की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब क्योंकि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं एलिमेंट्स के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जो वेल नोन हमारे आइसोटोप्स हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ते हैं हम, मींस 9th में पढ़े थे, तो ये कॉमन है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में क्या है, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम मींस केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मासेस इनके डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से नाम भी इनके लिख सकते हैं आप। H1 वाला जो है वी कॉल इट प्रोटियम, H2 को हम कहते हैं ड्यूटेरियम और H3 को हम कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। कैपिटल कर देते हैं सबको, D एंड P। और इनको हम सिंबलाइज भी करते हैं ऐसे, इसको हम डी से सिंबलाइज करते हैं, इसको कैपिटल टी से सिंबलाइज करते हैं। इसका सिंबल है हाइड्रोजन, जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस वगैरह में जो ज्यादा पढ़ते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि बिकॉज मेंडलीफ टेबल, पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो क्योंकि मास नंबर जब डिफरेंट होंगे, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन को क्या 3 पोजीशन मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिल सकती। एक हाइड्रोजन तो एक जगह पे रहेगा, उसको एक ही पोजीशन मिलेगी। तो आपके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड तो ठीक है ये, लेकिन अगर आप एटॉमिक मासेस पे बेस्ड पीरियोडिक टेबल बना रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस में वन ऑफ द लिमिटेशंस है मेंडलिफ टेबल की। और भी बाकी एग्जाम्पल है, जिससे एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन के पढ़ते हैं हम C12, C13, C14, है ना। और हम पढ़ते हैं क्लोरीन का भी 35, क्लोरीन 37। तो दीज आर आइसोटोप्स। अब आप क्लोरीन को 2 पोजीशन नहीं दे सकते एटॉमिक मास पे बेस्ड कि यहाँ पे 35 वाला क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे 37 वाला क्लोरीन रहेगा। दैट वे टेबल में प्रॉब्लम है, इसका मतलब। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सेम वे अगर हम बात करें कि इफ टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो इसका मतलब जो पोजीशन आप बता रहे हो कॉपर निकल की, वो भी एनामोलस है कि आप कैसे फिर एटॉमिक मास को स्टार्टिंग में मींस ग्रेटर एटॉमिक मासेस को आप पहले लिख रहे हो। जैसे कोबाल्ट और निकल की बात करें हम, अगर टेल्यूरियम और आयोडीन की बात करें, ठीक है, तो निकल का एटॉमिक मास वाज ग्रेटर देन कोबाल्ट। ऐसे ही इसका टेल्यूरियम का एटॉमिक मास वाज ग्रेटर देन दिस, सॉरी, कोबाल्ट का एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन निकल, लेकिन इसको पहले प्लेस किया है। तो एडवांटेज में तो आता है कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज इट इज राइट, लेकिन अगर फंडामेंटल बेस ही उसका एटॉमिक मास है तो दैट वे इट इज रॉन्ग। तो anomalous position of some pairs, ठीक है। तो एक ये भी आप लिख सकते हैं। 4th हम बताएंगे कि इसमें क्या था कि वो जो हमने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि रिजेम्बलेंस नहीं है। अगर आप एक ग्रुप में रखते हो तो ए और बी, अगर 1A और 1B 2 सब ग्रुप्स एक फर्स्ट आपके ग्रुप में है, तो इसका मतलब दोनों जो एलिमेंट्स उनका कुछ तो मैच होना चाहिए प्रॉपर्टीज, लेकिन बिल्कुल भी मैच नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जो फर्स्ट ए है और जो फर्स्ट बी की बात करते हैं, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एल्कली, इनका नेचर एकदम डिफरेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना। और अगर हम ये तो एक ही ग्रुप है ना, एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स हैं ये बी, तो एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं जबकि इनकी प्रॉपर्टीज तो बहुत, ये सी है जबकि इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है। यहाँ पे बी जो हम ये दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, ये कॉइनेज मेटल्स हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे रखा है कॉपर को 4th में, 5th पीरियड, 6th पीरियड, ठीक है। तो दिस वे आपके ये भी एक एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज है। यहाँ पे लिख लेंगे नो रिजेम्बलेंस of elements within
सब ग्रुप्स तो एक ही ग्रुप में है और उन सब ग्रुप्स के बीच में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन